आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम कैप्टन सफदर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है और पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी हालात, उस पर थोड़ा सा अपना तज़किया पेश करेंगे। इसके अलावा बात होगी पाकिस्तान और IMF के सियासी ताल्लुकात पर, क्या ताल्लुक़ बनता है दज्जाली क़ुव्वतों और IMF का, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम ताइवान के मसले पर आखिर में एक छोटा सा तज़किया पेश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। आखिरी खबरें आने तक कैप्टन सफदर पर कल मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी करने और मज़ार के तक़द्दुस की पामाली के बुनियाद पर मुकदमा दायर कर लिया गया है और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब देखना यह है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान में हालात बदतरीन होते चले जा रहे हैं और हुकूमत के अलावा अपोजिशन जमातें भी मैदान अमल में आ चुकी हैं। अपोजिशन जमातें शदीद एहतजाज कर रही हैं, सियासी तौर पर वो कोशिश कर रही हैं कि बढ़ते हुए माशी हालात की ख़राबी की वजह से अगर कोई एहतजाज किया जाता है और आवाम को अपने हक़ में कर लिया जाता है तो वो उनके सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा अहम होगा। नवाज़ शरीफ साहब ने तकरीर करी, फ़ौज के ख़िलाफ़ सियासी इदारों को भी निशाना बनाया, दीगर दूसरे इदारों को भी वो अपनी तकारीर में मुख्तलिफ़ अंदाज में निशाना बनाते रहे हैं। अगर देखा जाए तो कैप्टन सफदर और मरियम सफदर ने जिस तरीके से मज़ार कायद पर जो कोशिश की है, जो नारेबाजी की है, जिस तरीके से उन्होंने ग्रिल टॉप कर कायद की कब्र के नज़दीक खूब नारे मारे और हुकूमतों को बुरा भला कहा और सियासी अंदाज में फ़ायदा उठाने की कोशिश की, इससे साफ़ ये महसूस होता है कि इन लोगों के दिलों में किसी तौर पर भी हमारे कायदे आज़म की बानिए पाकिस्तान की कोई कदर मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये इरादतन गलती की गई है या ये गैर इरादी तौर पर इनसे ये फ़ेल अंजाम पाया है। हमारी राय के मुताबिक अगर मुस्लिम लीग नून का तर्ज़ अमल देखें तो साफ़ ये महसूस होता है कि ये अब नज़रिया पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। कुछ वही अंदाज़ अमल इख्तियार किया जा रहा है जो जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब किया करते थे एक ज़माने में। आप लोगों को याद होगा कि इन पर मज़ार कायद पर पाकिस्तानी झंडा जलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा आयद किया गया था और फिर इसके अलावा उनकी तकारीर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। कुछ यही तर्ज़ अमल अब शायद नवाज़ शरीफ साहब इख्तियार कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोग क्या अब भी नवाज़ शरीफ साहब से वो हमदर्दी बरकरार रख पाएंगे जो वो हमेशा से रखते आए हैं? क्या प्रिविलेज क्लास होने की वजह से, क्या उनके पंजाबी होने की वजह से उनको जो मराहत देती गई हैं, क्या उस पर नज़र षानी की जाएगी? हैरत की बात यह है कि इस वक्त जब ये वाक़या ज़हूर पज़ीर हो रहा था, जब मज़ार कायद में हुल्लड़बाजी हो रही थी, तो वहाँ पर जो मौजूद गार्ड्स का दस्ता है वो गायब था, वो कहीं तौर पर भी नज़र नहीं आया। उनकी वो आखिर क्यों तैनात किया जाता है मज़ार कायद पर, यह सवाल पैदा होता है। यकीनी तौर पर यह मज़ार कायद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो गार्ड्स को तैनात किया जाता है। उन गार्ड्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे यहाँ पर ये शक व शुबहात जन्म लेते हैं कि शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट में एक टोला ऐसा मौजूद है जो नवाज़ शरीफ साहब की हिमायत कर रहा है, उनके ग्रेटर पंजाब के नज़रिए की हिमायत कर रहा है। क्योंकि ग्रेटर पंजाब के मुतालिक जनाब जरदारी साहब ने सन 2017 में ये भी कहा था कि अगर ग्रेटर पंजाब बन जाता है तो सबसे ज़्यादा जिस फैमिली को फ़ायदा होगा वो नवाज़ शरीफ की फैमिली ही है। अब क्या कैप्टन सफदर का ये इक़दाम जो उन्होंने मज़ार कायद पर किया, क्या ये उस ग्रेटर पंजाब की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम नहीं है? यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हमारे लोग जो हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट में लोग मौजूद हैं, वो कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि नून लीग पर पाबंदी ना लगा दी जाए? हमारी राय में नून लीग पर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि वो अपनी इन सरगर्मियों से बाज रहे और सख्त से सख्त इक़दाम किया जाना चाहिए। जो लोग भी पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़, जो लोग भी
बानी पाकिस्तान के तकद्दुस की पामाली करेंगे, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा मिलिट्री एक्शन ज़रूर होना चाहिए। बहरहाल ये हमारी राय है, इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये हम समझते हैं कि तारीख़ी एतबार से बहुत सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी पड़ता है। मुल्क की सालमियत का मामला है, इसमें ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर नेशनल सिक्योरिटी पर आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई समझौता करेगी तो फिर यकीनी तौर पर आगे चलकर भी हमें मज़ीद समझौते करने पड़ेंगे। अगर इस ज़मीन में देखा जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है इक़्तिदार में, उससे कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं। जो उनसे मेन ब्लंडर हुआ वो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के पास जाना था। सन 2018 में जब ये लोग कह रहे थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब भरपूर कोशिशें कर रहे थे कि डोनर्स के ज़रिए और पाकिस्तान के फ्रेंड्स के ज़रिए कुछ मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए। चाइना भी अपना असर व रसूख बढ़ा रहा था, लेकिन फिर हुकूमत से एक ऐसा तारीख़ी ब्लंडर हुआ कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये महंगाई बढ़ रही है और अपोजिशन अब बुनियादी तौर पर इन तमाम बातों का इसी वजह से फ़ायदा उठा रही है। अगर वो ब्लंडर ना किया जाता तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ मुल्क में महंगाई का ये सैलाब नहीं आता जो इस वक्त मौजूद है। अगर देखा जाए तो उस वक्त IMF के कुछ लोगों ने बज़ाहिर अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए असद उमर को नीचा दिखाया और उनको वजारत से फारिग करवा दिया गया। और फिर हम ये बात जानते हैं, ये तारीख़ का हिस्सा है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो इकनॉमिक हिटमैन के तौर पर IMF की तरफ से पाकिस्तान में वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर हुए। और अब हालात ये हैं कि तमाम करता धरता ये अब्दुल हफीज़ शेख और अब्दुल रज़ाक दाऊद बने हुए हैं। यह यकीनी तौर पर उस अमेरिकन लॉबी के हामी हैं जो चाइनीज़ लॉबी की भी शदीद मुखालफत हमारे यहाँ करती चली आई है। यही वजह है कि अब CPEC पर काम बंद हो चुका है और CPEC का कोई भी किसी भी हवाले से हुकूमत जो है उस पर बात करने पर तैयार नहीं है। इवन के इमरान खान साहब भी कई सालों से गवादर का दौरा नहीं किया है। जब से वो आए हैं इक़्तिदार में उस वक्त से लेकर अब तक उन्होंने गवादर का दौरा नहीं किया है। तो सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं हमारी हुकूमत पर। हालात जिस अंदाज से बिगड़ रहे हैं ख़ित्ते में, ताइवान का मसला जिस तरीके से सर उभार रहा है, लद्दाख के मामले पर चाइनीज़ फ़ौजें पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट पर शुमाल मशरक़ी इलाके पर इंडिया के दाखिल हो चुकी हैं। करीबन ये ख़बर आई है कि 60,000 चाइनीज़ फ़ौजियों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर मिसाइल्स भी सरहदों पर नस्ब कर दिए गए हैं। तो क्या इस सूरत में हमें होश के नाखुन लेने की ज़रूरत नहीं है? हमारे मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक बात है। अगर हम IMF की हिस्ट्री के तौर पर बात करें थोड़ा सा, तो यकीनी तौर पर यह महसूस होता है कि IMF उन दज्जाली क़ुव्वतों के साथ है जो मुल्कों में ख़राबी पैदा करने की कोशिशें करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक को निशाना बनाया है, उसमें सबसे बड़ी मिसाल अर्जेंटीना और दीगर दूसरे लातीनी अमेरिका के मुल्कों की है जो बड़े पैमाने पर IMF से कर्ज़ा लेते रहे हैं। और अब हाल ये है कि ये कोरोना वायरस की वजह से इन ममालिक की हालत इंतहाई दगरगूं है। करीबन दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने IMF से कर्ज़े लिए हों और उसने कोई कामयाब माशी मॉडल तामीर किया हो। इंडिया और चाइना की अगर बात की जाए तो ये दोनों ममालिक IMF से कर्ज़े नहीं लेते रहे, बल्कि इन्होंने अपनी इक़्तिसादी क़ुव्वत को बेहतर करने के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर तवज्जो दी थी। अब इंडिया में भी ये हालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये एक बात कह सकते हैं कि इंडिया अब भी एक बड़ी आलमी मईशत है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम बार बार IMF के पास जो लोन्स लेने जाते हैं, 2018 में IMF की तारीख में हमने सबसे बड़ा लोन उनसे लिया, मुज़ाकरात किए। पहले हम ये कहते रहे कि हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर हमने तमाम उनकी शराइत भी तस्लीम करी, जिसमें बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने पर बात हुई, क्योंकि IMF अमूमी तौर पर ऐसे ही कार्रवाई का मुतालबा करता है जिससे आवाम का इंतहाई शदीद नुकसान हो। उसको किसी तौर पर भी जो है वो कि दुनिया की आवाम से दिलचस्पी नहीं है। वो सरासर जो है वो अपने इक़्तिसादी फ़वाइद का ख्याल रखते हैं, अपने इक़्तिसादी मुफादात का ख्याल रखा जाता है इन तमाम लोगों की बातों में। तो ये शर्तें आयद की जाती हैं। अगर इस ज़मीन में देखा जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। दज्जाल के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज नज़र आ रहा है, दुनिया भर में पैदावार कम हो रही है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत दुनिया में जो बीजों का कारोबार किया जा रहा है, जो अमेरिका से बीज आता है, उसमें ये क्वालिटी, ये
आप ये समझ लें, ये खूबी कह लें या खामी कह लें, ये मौजूद है कि उससे सिर्फ आप एक दफ़ा फसल उगा सकते हैं और दूसरी दफ़ा वो फसल नहीं उगा सकता। तो ये बड़ी अजीब सी और गरीब बात उनके उसमें बीजों में रखी गई है। इसके अलावा हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज नज़र आ रहा है। जहाँ बारिशें कम होती थी वहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, जहाँ बारिशें ज़्यादा होती थी वहाँ कम हो रही हैं, दरिया सूख रहे हैं। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान किया है कि जब दज्जाल का ज़हूर होने वाला होगा तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज ज़बरदस्त अंदाज में ज़हूर पजीर होगा। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन हदीस में क्या लिखा है। मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 5255, इसको पढ़ते हैं। हज़रत अस्मा बिनत यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे कि आपने दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया दज्जाल के निकलने से पहले 3 साल ऐसे आएंगे जिनमें से एक साल में आसमान तिहाई बारिश को और ज़मीन तिहाई पैदावार को रोक लेगी। अब यहाँ पर महसूस यही होता है कि बारिशें कम होंगी और ज़मीन की पैदावार जो है वो रुक जाएगी, और यही हमें इस वक्त क्लाइमेट चेंज की सूरत में होता हुआ नज़र आ रहा है। और तीसरे साल में ना बारिश होगी और ना पैदावार, और कहत पड़ जाएगा। फिर ना कोई घर वाला जानवर बाकी रहेगा और ना दांत वाला, यानी सब हलाक हो जाएंगे। और दज्जाल का सबसे बड़ा फितना ये होगा कि वो एक सादा लू देहाती के पास पहुँच कर कहेगा, अगर मैं तेरे इन ऊँटों को ज़िंदा कर दूँ जो मर गए हैं तो क्या तू मुझको अपना परवरदिगार तस्लीम कर लेगा। अब यहाँ सादा लू देहाती से कोई भी मुराद की ली जा सकती है। यकीनी तौर पर अल अराबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जो कि एक सिम्बॉलिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए कहा है जो इंतहाई बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। और अराबियों के मुतालिक हम बात करते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बाहर के लोग मक्का के बाहर होते थे उनको देहाती तौर पर कहा जाता था, जिनको आम अल्फाज में बद्दू भी कहा जा सकता है। ये लोग बुनियादी तौर पर बहुत सादा हुआ करते थे, चालाक ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन कुछ इनके अगर तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो इनके बहुत सारे कबाइल ने इस्लाम की मुखालफत भी कही थी। तो ये एक सिम्बॉलिकली लफ्ज़ हो सकता है। वो लोग जो इस्लाम पर सही अमल ना करते हों, जिनको इस्लाम के मुतालिक इतना पता ना हो, उनको अराबी से भी तशबीह दी जा सकती है। तो बहरहाल इस सूरत में ये टर्म जो है ये सिम्बॉलिकली हमारे उन सियासतदानों पर भी इस्तेमाल हो सकती है जो इंतहाई बेवकूफ़ किस्म के सियासतदान हैं, जिसमें हम अपने नवाज शरीफ और इमरान खान साहब को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। पास पहुँच कर कहेगा कि अगर मैं तेरे उन ऊँटों को ज़िंदा कर दूँ जो मर गए हैं तो क्या तू मुझको अपना परवरदिगार तस्लीम कर लेगा। वो देहाती कहेगा हाँ। चुनाचे दज्जाल ऊँटों के मानिंद सूरत बना कर लाएगा, यानी शैतान ऊँटों की सूरत इख्तियार कर लेंगे, और ये ऊँट थनों की दराजी और कोहान की बुलंदी के एतबार से इसके ऊँटों से बेहतर होंगे। फिर दज्जाल एक और शख्स के पास आएगा जिसके भाई और बाप मर गए होंगे और इससे कहेगा कि मैं तेरे भाई और बाप को ज़िंदा कर दूँ। अब अगर देखा जाए तो उन ऊँटों के मानिंद वो ऊँट बना कर लाएगा, यानी शैतान ऊँटों की सूरत इख्तियार कर लेंगे, और यूँ ऊँट थनों की दराजी और कोहान की बुलंदी के एतबार से इसके ऊँटों से बेहतर होंगे। अब महसूस ये होता है कि जब भी आपको लोन दिया जाता है दज्जाली कुव्वतों की तरफ से, IMF की तरफ से, तो बज़ाहिर वो ऐसा नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो बरकत होगी, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसानात हमें नज़र आते हैं। जब भी वो लोन लिया जाता है तो वापस उसको सूरत करने की जो कोशिश होती है उसमें बहुत ज़्यादा सूद शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हम देख सकते हैं कि इस रिवायत को हम इन बातों से तशबीह दे सकते हैं कि हकीकी तौर पर ये उन ऊँटों की तरह है जो बज़ाहिर तो बड़े नज़र आते हैं, लेकिन इनका जो फ़ायदा है वो इंतहाई कम है। फिर दज्जाल एक और शख्स के पास आएगा जिसके भाई और बाप मर गए होंगे और इससे कहेगा कि मैं तेरे भाई और तेरे बाप को ज़िंदा कर दूं, यानी कोई ना कोई उसकी क्लोनिंग की कोई एक्टिविटी हो सकती है जिस पर मज़ीद काम हो रहा है। तो देखते हैं कि साइंस हमें मज़ीद क्या ऐसे शब्द दिखाएगी। तो मुझको अपना परवरदिगार मान लेगा, वो कहेगा हाँ। दज्जाल शयातीन को इसके भाई और बाप की शक्ल में पेश कर देगा। अस्मा बिनत यजीद कहती हैं कि ये फरमा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़रूरत से तशरीफ़ ले गए और थोड़ी देर में वापस आए। लोग दज्जाल का सुनकर फ़िक्र तरद्दुद में बैठे थे। आपने दरवाज़े के दोनों किवाड़ों को पकड़ा और फरमाया, अस्मा क्या हाल है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने दज्जाल का जिक्र फरमाकर हमारे दिलों को निकाल कर फेंक दिया है, यानी जिक्र से हमारे दिल मरूब और खौफज़दा हैं, यानी लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। आपने फरमाया अगर वो मेरी ज़िंदगी में निकला तो मैं अपने दलाइल से इसको दफ़ा कर दूंगा, यानी इस पर गलबा हासिल कर लूँगा।
और अगर मेरी ज़िंदगी में ना निकला तो मेरा परवरदिगार हर मोमिन के लिए मेरा वकील और खलीफा है। यानी अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों की हिफाजत फरमाएंगे दज्जाल से। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपना आटा गूंथते हैं और रोटी पकाकर फारिग नहीं हो पाते कि भूख से हम बेचैन होते हैं। इस कहत साली में मोमिनों का क्या हाल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी भूख को दफ़ा करने के लिए वही चीज़ काफ़ी होगी जो आसमान वालों के लिए काफ़ी होती है, यानी तस्बीह व तक़दीस से बारी ताला। अब अगर बात करें तो एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि दज्जाल के साथ रोटियों का पहाड़ होगा और आग होगी, और पानी ठंडा पानी होगा और आग होगी, ये वाली बात भी आती है। तो इससे मुराद यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसके जन्नत में दाखिल मत हो, यानी रोटियों का पहाड़ में से कुछ ना लो बल्कि उसकी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। अगर उन तमाम ममालिक को देखा जाए जो इन्होंने अपने मुल्क पर सैंक्शंस लगवा कर IMF से कोई समझौता नहीं किया, जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया बड़ी मिसाल समझे जाते हैं, तो देख लीजिए कि उनकी इक़्तिसादी हालत कमज़ोर होने के बावजूद भी सियासी तौर पर उनके हालात जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। हुकूमत का कंट्रोल और लोगों के अंदर बेचैनी ऐसी नहीं पाई जाती जैसा कि दीगर दूसरों में उसमें पाई जाती है। आइए इसको पढ़ सकते हैं, हदीस को देखते भी हैं। बुखारी और मुस्लिम की इस रिवायत को हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दज्जाल की बाबत जिस कदर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरियाफ्त किया है, इतना किसी ने नहीं पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझसे फरमाया, दज्जाल तुझको ज़रर ना पहुँचाएगा। मैंने अर्ज़ किया, लोग ये कहते हैं कि इसके साथ रोटियों का पहाड़ और पानी की नहर होगी। आपने फरमाया, दज्जाल खुदा के नज़दीक इससे भी ज़्यादा जलील है, यानी जो कुछ वो दिखाता है वो बेहकीकत चीज़ है, इसको ये कुदरत हासिल नहीं कि वो किसी को गुमराह कर सके। तो यहाँ रोटियों का पहाड़ और पानी की नहर की जो बात की गई वो यही है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत ही हकीर और जलील है, यानी उसके रोटियों के पहाड़ और नहर की कोई हकीकत नहीं होगी। और यही हमारी हुकूमत को आज समझना भी चाहिए, वो किसी तौर पर भी कोशिश करके IMF से जान छुड़ाएं ताकि अपनी इक़्तिसादी हालत को मजबूत किया जा सके। इस ज़मीन में जो अगर देखा जाए तुर्की उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसने IMF के कर्ज़ों से अपनी जान छुड़ा ली। जब उसने जान छुड़ाई उसके बाद उसने इंतहाई तेज़ी से तरक्की की और आज तुर्की अपने इलाके की एक सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ताइवान के मसले पर। ताइवान का मसला बेहद गंभीर होता चला जा रहा है। हम अपनी तकरीबन हर वीडियो में ताइवान के मसले पर अपना छोटा सा एक तबसरा पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये इंतहाई जो है ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खित्ते में ट्रबल आ सकती है। अगर देखा जाए तो इस वक्त ये अखबारात ये पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि चाइना ने अपनी सरहदों पर DLF-17 मिज़ाइल नस्ब कर दिए हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक मिज़ाइल समझे जाते हैं। हम थोड़ा सा आपको दिखाते भी हैं। इसके मुतालिक ख़बर ताइवान न्यूज़ जैसा कि शाया करता है, DF-17 सुपरसोनिक मिज़ाइल बुनियादी हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हथियार समझा जाता है, जो कि इस वक्त चीन के मशरक़ी हिस्से पर नस्ब है। इसके अलावा मेरीन कॉर्प्स को भी सदर शी जिनपिंग ने ये बात कही थी कि आप जंग के लिए तैयार रहें। अब ऐसे मुराद यकीनी तौर पर जब भी किसी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कही है तो इसका मतलब जंग ही हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि इंतहाई प्रेशर आजमाएगा चाइना ताकि बगैर जंग लड़े ताइवान उसकी गोद में गिर जाए। क्योंकि अगर हम आर्ट ऑफ वॉर को पढ़ें, इसका एक उर्दू तर्जुमा भी हमें आप देख सकते हैं। ये इंतहाई पुरानी किताब है, जिसे चाइनीज़ जनरल सन त्सू ने लिखा है, लेकिन अगर इस किताब को पढ़ा जाए तो इसमें महसूस होता है कि इसमें चाइनीज़ जनरल्स के अक़वाले ज़री हैं। इसमें यह बात कही गई है कि दुश्मन को अगर ज़ेर करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि जंग की जाए, बल्कि अपनी चालाकियों और मक्कारियों के ज़रिए, अपनी फ़रेबकारियों के ज़रिए हम जंग में दुश्मन को ज़ेर भी किए कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ताकत का इस्तेमाल किया जाए। तो हो सकता है कि चाइना जो है वो बुनियादी तौर पर कोशिश ये कर रहा हो कि ताइवान को ऐसे ही ज़ेर कर लिया जाए और जंग की कोई बड़ी ज़रूरत पेश ना आए। अगर देखा जाए तो इस वक्त फ्रांस में भी ताइवान ने ऐलान किया कि वो अपना ऑफिस खोल रहा है, जिससे मज़ीद कशीदगी जाएगी, उभरेगी। अगर देखा जाए तो आज के अखबारात में यह खबर भी शाया हुई कि फ़िजी के मुल्क में, फ़िजी एक छोटा सा मुल्क है अमेरिका के पास, वहाँ पर
चाइनीज़ एम्बेसी की तरफ से एक हंगामा किया गया, जहां ताइवान की नेशनल डे की एक तकरीब हो रही थी। वहां पर चाइनीज़ डिप्लोमेट्स और ताइवानीज़ डिप्लोमेट्स के दरमियान लड़ाई हुई। ये 8 अक्टूबर को हुई है लड़ाई, लेकिन अब न्यूजीलैंड के अखबार ने सबसे पहले खबर ब्रेक की है। इंतहाई शदीद कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान नज़र आ रही है। करीबन 250 के करीब ताइवानी लोग चाइना में इस वक्त गायब हो चुके हैं। पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए हैं। बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जासूसों का काम कर रहे थे। अब देखना यह है कि अक्टूबर का आखिरी अशरे में क्या सूरत हाल दरपेश होती है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ताइवान स्ट्रेट, ताइवान का जो समंदर है वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है इसके बाद, और दिसंबर के बाद ये करीबन इम्पॉसिबल है कि कोई एम्फीबियस लैंडिंग हो। तो इसलिए लग ये रहा है कि चाइना कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसकी तैयारियों को देखा जाए तो कोई भी बात जो है मज़ीद कही जा सकती है कि नवंबर के महीने में या जनवरी के महीने में भी कोई अटैक हो सकता है, जहां अमेरिकन जब अपने इंतखाबात के नताइज का इंतज़ार कर रहे होंगे और अमेरिकी हुकूमत एक कहा जाए कि एक कन्फ्यूजन स्टेट में चली जाएगी, तो फिर उसमें कोशिश ये होगी चाइनीज़ की कि वो ताइवान पर हमला कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा हमला हो या बड़ी लड़ाई हो, और वो कोशिश ये कर सकते हैं कि किसी तरीके से भी जो है वो इस पर कब्ज़ा किया जाए और अमेरिका को कोई रिस्पांस का मौका ना दिया जाए। और लग ये रहा है हमारे तज्ज़िये के मुताबिक कि अमेरिका भी इस लड़ाई में कूदने से गुरेज करेगा। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।